बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट डिस्क्लेमर दे देते हैं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपना क्लास 10 संस्कृत ग्रामर का सिलेबस 1 से 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, यानी जिनका पूरा रैप अप हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये वाली बुक से पूरा का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं ग्रामर का। मात्र कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में करा दे, तो कंप्लीट कराने वाले हैं। अब जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ही संस्कृत पढ़ने आए हैं क्लास 10th में, हो सकता था कि एग्जाम से 1 दिन पहले आए हो या 1 घंटा या रात में ही आए हो 21 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को नहीं देखें, आप फुल संस्कृत इन 1 वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दिए। हो सकता है तो आप देख के कोशिश कर लीजिए, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है हम बहुत फास्ट वे में बच्चों की डिमांड पे रिवीजन कराने वाले हैं पूरे ग्रामर का टॉपिक का। तो ये उन्हीं के लिए जो 1-2 बार सिलेबस को पढ़ लिए हैं। आप भी पढ़ के फिर से देख सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं, ठीक है, हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हो सकता है कि आप इसी वीडियो को कंटिन्यू करें, पहली बार ही आप पढ़ने आए हो और आप 2 आशीर्वाद देकर नीचे चले जाए कि अरे सर क्या घटिया पढ़ाया। तो ऐसा नहीं है, रिवीजन करा रहे हैं। ठीक, डिटेल में फुल संस्कृत इन 1 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। अब जो बच्चे 1 से 2 बार पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास ये बुक है, ये वाली ब्लू वाली संस्कृत की सबसे फेमस फेमुसी बुक, अगर ये बुक है तो इसको अपने सामने खोल लीजिए और आराम से पढ़ते चलिए। जितना चीज़ पढ़ाएं उसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कराने वाले। फिर से हो सकता है 10 मिनट आगे पीछे हो तो अलग बात है। ठीक, चलिए, तो इस बुक से हम एक एक टॉपिक ग्रामर का सब कुछ रिवीजन करा देते हैं आपकी डिमांड पे, ये ब्लू वाली। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं रिकैप करना, सब कुछ को रिकैप करा देते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर बुक कौन सा है, तो जो स्टडी मटेरियल हम बना के आप सभी को दिए थे वही वाला ये बुक है। ठीक है, आप सभी को अगर नहीं मिला है तो अमेजॉन से ले सकते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समय लेखनम का पूरा रिकैप आपको करा देते हैं। समय लेखनम में 3 चीज याद रखिए: 15 मिनट का सपाद, 30 मिनट का सार्ध और 45 मिनट का पादून। सपाद, सार्ध, पादून, इसी प्रकार से लिखिएगा। अगर ये याद है तो समझ लीजिए आपका 50% काम हो गया। उसके बाद 1 बजे का 1 बादने, 2 बजे का 2 बादने, 3 बजे का 3 बादने। ध्यान रखिएगा कि 3 में दीर्घिकार नहीं लगाइएगा। 4 बजे का चतुर्बादने, चतुर्बादने इसी प्रकार से लिखिएगा, च तु व पर रेफ और वही वादने, नहीं तो अगर अलग प्रकार से लिखते तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। 5 बजे का पंच इस प्रकार से लिखिए, ये वाला पंच नहीं लिखना है। 6 बजे का षड बादने, 7 बजे का सप्त बादने, 8 बजे का अष्ट बादने, 9 बजे का 9 बादने। पूछ रहे थे कि सर 9 और वादने में क्या दे दे, स्पेस दे दे? नहीं, जब हम सार्ध, सपाद और पादून का यूज करेंगे तब स्पेस देंगे। 10 बजे का 10 बादने, ध्यान रखिएगा कि 10 में तलाबे सा लगता है, ये सही। अगर ये वाला आप लिखिएगा तो एक गलत माना जाएगा। 11 बजे का एकादश बादने, 12 बजे का द्वादश बादने। 12 बजे में बहुत गलती होता है, कुछ बच्चे 12 बजे का द्विया 10 लिखते, द्विदश बादने। कितना बच्चे ऐसे हैं जिनको हम बहुत बार समझाएं, ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, बच्चों ऐसा नहीं कीजिए, फिर भी वो लिखते हैं, तो लिख के आइएगा तो गलती आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सीबीएसई में वादने का ही हमेशा यूज करना है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन इस प्रकार से सेंटेंस में पूछता है, तो हमेशा आप वादने का यूज कीजिए। वादनम का यूज कीजिएगा तो गलती माना जाएगा, 1 भी नंबर उस पर नहीं मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? तो जैसे देखिए आपके सामने अभी क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे सिंपल टाइमिंग आपसे पूछेगा 1 बजे का, तो 1 बादने। ठीक, 1:15 है तो 15 का होता है सपाद, तो आगे सपाद लिखिए और स्पेस देके 1 बादने लिख दीजिए। 30 का होता है सार्ध, सार्ध लिखिए और स्पेस देके 1 बादने लिख दीजिए, बिना संधि के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर 1:45 है तो 45 का क्या होता है? पादोन। और जब भी 45 वाली कहानी रहती है तो आपको पता है 1 हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो हो गया पादोन द्विवादने। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बस इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा, एक भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। घटिका में कोई भी 45, 15, 30 इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस साल नहीं आएगा। ठीक है, आप के मन में है 26 मिनट का बता दीजिए सर, जस्ट फॉर नॉलेज, तो नॉलेज के लिए घबराइए नहीं, आप नंबर हैवे करें, मैसेज कीजिएगा। एग्जाम के बाद पर्सनली आपका हम क्लास भी ले लेंगे, अच्छा पढ़ाइएगा तो
टीचर बनने का भी मौका देंगे, चिंता नहीं करना, लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है। और एएम पीएम का सवाल नहीं पूछता, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो हो गया घटिका का रिवीजन, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। एक कमेंट में टेस्ट देके बताइए 12:45 का क्या होगा, एकदम अच्छे से जैसे एग्जाम में लिखना वैसे लिख के बताइएगा। बच्चों चलिए प्रत्यय का रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। अब पेन से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। देखिए प्रत्यय में आपको पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पीछे जुड़कर किसी भी शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए कि आप ही के पीछे प्रत्यय जोड़ दिए तो आपका अर्थ बदल देगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम पढ़ाए थे कि जैसे एक शब्द है बुद्धि, और बुद्धि का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और प्लस में हम मतुप नाम का प्रत्यय जोड़ देते हैं, आंसर आता है बुद्धिमान। कैसे आता है आपको पढ़ाएं, अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, अभी घबराइएगा नहीं। तो बुद्धिमान का मतलब हो गया ज्ञान वाला। तो ज्ञान और ज्ञान वाला में बहुत फर्क है। ज्ञान मतलब क्या हो गया, नॉलेज, पढ़ाई, किसी भी चीज़ का ज्ञान ज्ञान है। और ज्ञान वाला हम किसको कहेंगे, जिसके पास ज्ञान रहेगा। तो प्रत्यय आप समझ गए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय हम उसे कहते हैं जो क्या हो भैया, तो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाएगा तो उसका मतलब बदल देगा। प्रत्यय में बच्चों आपको पता है कि आपको टोटल 6 ठो प्रत्यय सिलेबस में पढ़ना है। एक है मतुप, दूसरा है ठक, तीसरा है त्व, चौथा है तल, और स्त्री प्रत्यय में टाप और इंगिप प्रत्यय, ठीक है। इंगिप इसको लिख लीजिएगा, वो टाइपिंग में कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ ऐसी है जो संस्कृत की टाइप ही नहीं की जा सकती है, तो क्लास के माध्यम से समझाया जाता है, ठीक है। तो इंगिप प्रत्यय ही बच्चों लोग आप सभी को बहुआ 6 ठो प्रत्यय पढ़ना है। अब बस रिकैप में आपको हम फार्मूला जो पढ़ाए भी थे और फिर से लिखा देते, बस उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला प्रत्यय है तल प्रत्यय। अब ये नहीं कहिएगा कि सर पहला नंबर पे मतुप है तो मतुप, सबको पढ़ाएंगे, रुकिए। पहला समझिए तल है, तो तल के साथ ता जुड़ता है, बस इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद है त्व, त्व के साथ क्या जुड़ता है, त्वम जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद है आपका तल के साथ ता, त्व के साथ त्वम, और जहां पर इंगिप प्रत्यय रहे, जिसको गिप प्रत्यय कहते हैं, तो उसके साथ दीर्घ ही जुड़ता है। दीर्घ जुड़ने का मतलब हो गया दीर्घिकार, यह आपको याद होगा। ये 3 है। अब 3 बाकी करार है, पहले 3 से सवाल कीजिए। जैसे आपको हमने क्या बताया बउआ कि तल के साथ ता जुड़ेगा, त्व के साथ त्वम जुड़ेगा, और इंगिप के साथ दीर्घ ही जुड़ जाएगा। अब देखिए त्व प्रत्यय है जी सर, तो त्व के साथ आपको क्या जुड़वाए हैं, त्वम। तो देखिए महत प्लस त्व महत्वम। अब ध्यान रखिएगा कि महत्वम जो है इस प्रकार से नहीं लिखना है, महत्वम जो है इस प्रकार से लिखना है, जिसमें तौ में पुच्छी जरूर लगाइएगा। अब आप कहिएगा कि सर आप बुक में गलती कर दिए, गलती नहीं किए। ये जो है पुच्छी जो है कंप्यूटर में नहीं लग पाता है, लेकिन बोर्ड के पास जो है मेनू स्क्रिप्ट होता है, वो बहुत पुराने ज़माने का है, तो वो लोग लगा देते हैं। तो आप भी जब आंसर लिखिएगा तो त के साथ पुच्छी जरूर लगाइएगा, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है संस्कृत की जो किताबों में सही से नहीं लिखी जा सकती है कंप्यूटर से, ठीक है, जो क्लास में ही बताया जाता है, एक दो ही ऐसा। जैसे ये महत्वम है, जैसे लघु के साथ त्व है तो लघुत्वम, ऐसे आप लिखेंगे। पुरुष के साथ त्व है तो पुरुष सत्वम, बस त्व दिखे तो आपको त्वम जोड़ देना है। उसके बाद तल का क्या है, ता जोड़ देना है। जैसे मूर्ख प्लस तल मूर्खता, क्रूर प्लस तल क्रूरता। अब देखिएगा आप जो बच्चों देखिएगा, एक आपको सवाल क्लास 10th में मिलता है जिसमें क्रूरता ना होके क्रूरतया दिया रहता है। तो आप लोग डाउट में भी बहुत पूछे सर क्रूरतया क्यों, आप तो बताए क्रूरता। तो ये जो क्रूरता है ये एग्जाम्पल है, एक वचन में है। और हम लोगों के जो बुक हो, सेमूसी बुक हो या मनिका बुक हो, दोनों में जो है सृष्टि ऐसा और सौहार्दम पढ़ना है, तो उसमें देखिएगा कि जो बका यानी बगुला है, एक मछली को नहीं खाता है, बहुत सारी मछली को खाता है, तो इसलिए वहाँ पर बहुवचन का क्रूरतया हो गया था, उसको ध्यान रखिएगा। तो त्व में त्वम जोड़ना है, तल में आपको ता जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले समझिए इंगिप प्रत्यय में। इंगिप प्रत्यय किसे कहते हैं, बस इंगिप प्रत्यय में आपको कुछ नहीं करना है, दीर्घ ही जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए, जैसे हमसे पूछा जाए श्री, श्रीमत और प्लस में इंगिप, तो हम क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे श्री म त है, इसमें दीर्घिकार लगा देंगे, हमारा काम बन गया। उसके बाद 3 प्रत्यय जो बचता है, जैसे आपका एक है मतुप, एक है ठक और एक है त्व, एक है आपका टाप है। अब देखिए बच्चों, इस तीनों में देखिए, सबसे पहले ठक में देखिए, ठक में देखिए, ठक में 3 चीज आपको याद रखना है कि पुल्लिंग में इक जुड़ता है, स्त्रीलिंग में इकी जुड़ती है, और नपुंसक लिंग में इकम जुड़ता है।
अब आप क्या देखिएगा, यही तीनों से आपका जो है सारा का सारा सवाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, यहाँ पर ठक प्रत्यय में देखिए सारा सवाल आपका बन जाएगा। जैसे देखिए आपको हम ठक प्रत्यय का सवाल दिखाते हैं, बस यही चीज याद रखना है आपको रिवीजन टाइम में। ठक प्रत्यय में पुल्लिंग में इक, स्त्रीलिंग में इकी और नपुंसक लिंग में जो है आपको इकम जोड़ना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम ठक प्रत्यय का सवाल आपको दिख भी गया होगा। अभी तो हम सोच रहे हैं फटाफट रिवीजन कराएं, तो अभी हमको भी दिख गया है। देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ठक प्रत्यय का दिया हुआ है, दिया कहाँ हुआ है। ठीक सर जी आपने लिखा, हाँ, या देखिए, ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए दीन प्लस ठक है बच्चों, तो बस दीन प्लस ठक है, तो बोर्ड में बस आपको यही तीन चीज याद रखिएगा ना, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे देखिए इका पुल्लिंग में होता है, इकी स्त्रीलिंग में, इकम नपुंसक लिंग में। अब देखिए दीन प्लस ठक का दैनिका, दैनिकम और दैनिकी, इक इसमें निकल रहा है, इकम इसमें निकल रहा है और इकी इसमें निकल रहा है। तो ठक प्रत्यय का सवाल बनाने में आपको सबसे पहले लिंगे पकड़ने का जरूरत होता है कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। कैसे पता चलेगा? तो ये जो बगल वाला शब्द है ना बच्चों, ये जो बगल वाला शब्द है, बगल वाली से प्यार हो गया, ठीक, एक फिल्म भी बना था, तो वही है बगल वाला शब्द जो है, ये बगल वाला शब्द से पता चलेगा। तो आप समझ लीजिए स्त्रीलिंग शब्द में एक ही आता है परीक्षा, ठीक है, और जिसमें लगा हो अम वो है नपुंसक लिंग। जैसे समाचार पत्रम, स्वागतम, ठीक है, कर्तव्यम, तो अम लगा हो तो ऑप्शन में भी बम जोड़ दीजिए, दैनिकम। ठीक, तो आप लोग कहते हैं सर लिंग कैसे पता चलेगा? तो एक स्त्रीलिंग का एक ही मात्र फिक्स सवाल है, सिर्फ उसी मनिका दोनों में, वर्ष प्लस ठक और बगल में आपको परीक्षा दे देगा। तो आप समझ जाइए परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द, बहुत सारी लड़कियों का नाम रहता है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा वार्षिकी, इकी जुड़ जाएगा, और बाकी अम है तो नपुंसक लिंग है, उसमें इकम जोड़ दीजिए, आपका बन गया। अब देखिए टाप प्रत्यय में पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते, इसका क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछता है बोर्ड अब, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। अब देखिए मेन मतुप प्रत्यय समझिए, एक सवाल इससे पक्का रहेगा। अब देखिए बच्चों मतुप में दो फॉर्मेट चलता है। मतुप में क्या चलता है? दो ठो फॉर्मेट, एक चलता है वत वाला और एक चलता है मत वाला। ये आपको हमने पढ़ा है, वत वाला और मत वाला, ठीक है। तो पुल्लिंग है बच्चों, तो उसमें वत का क्या लगता है? सरवान। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? सरबती। और नपुंसक लिंग में क्या लगता है बच्चों? तो सरवत ही रह जाता है। मत में क्या है? तो पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसक लिंग में जो है मत लगता है। ये आपको हमने बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ाया है। अब देखिए आपको पता है कि वत का यूज हम कहां पर करेंगे, तो वत का यूज हम कहां पर करेंगे, तो आपको पता है कि वत का यूज आप वहीं पे कीजिएगा जो शब्द अकारांत, आकारांत या साकारांत है। कौन शब्द अकारांत है? जैसे आम का हम उच्चारण करते हैं तो आम आ रहा है तो यह अकारांत है, मामा आ रहा है तो अकारांत है, तो ये चीज में होता है। अब देखिए इसके सवाल में जब सवाल आता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं। कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा, आराम से देखिएगा। कुछ सवाल यहाँ पर आपको हम कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, जैसे सवाल है बुद्धि प्लस मतुप जन अस्ति। बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप है कि नहीं? जी सर। तो आपको सबसे पहले बुद्धि का उच्चारण करना है। क्या आ रहा है? बुद्धि, ई आ रहा है, मतलब लास्ट में ई का साउंड निकल रहा है तो इकारांत है। तो वत का यूज कहाँ पे होगा? जिसके लास्ट में अ, आ या दंत स हलंत है। बाकी सब में मत का यूज होगा। तो बुद्धि में तो ई आ रहा है भैया, बुद्धि हिर्षिकार है तो छोटी आ रहा है, तो इसमें मत का यूज होगा। बाकी सब में मत आपको बताए हैं, जिसके लास्ट में अ, आ और स का साउंड निकले उसमें मत, बाकी सब में मत लगाइएगा। तो बुद्धि मत प्लस मतुप का तीन चीज बनेगा, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। अब देखिए बुद्धिमान भी ऑप्शन है, बुद्धिमत भी है, बुद्धिमती है। अब कौन सा सर सेलेक्ट करे? तो जब ऐसा तीनों ऑप्शन दे दे तो आप समझ लीजिएगा बच्चों कि बगल वाला शब्द से आपको लिंक पकड़ना होगा कि बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर ये जन है, जन क्या होता है? तो बालक पे चलता है, ये पुल्लिंग है, जन मतलब हो गया जनता, लोग, ये पुल्लिंग है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? पुल्लिंग बुद्धिमान का यूज करेंगे। ये चीज का आपको जो है ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यही बुद्धि प्लस मतुप, देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ गया? एक सवाल आपको
जो भार्या वाला पूछता है आपको याद होगा। जैसे देखिए 19 नंबर, देखिए 19 नंबर सवाल, तस्य भार्या बुद्धि प्लस मतु पुत्र द्योपता पितृगृहम प्रति चलिता। तो बुद्धि प्लस मतु का 3 चीज होगा, बुद्धिमान, बुद्धिमत, बुद्धिमती। तो आप देखिए किसके लिए यूज हो रहा है, भार्या यानी पत्नी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वाइफी के लिए, हब्बी बब्बी के लिए यूज हो रहा है, नहीं चलता है हब्बी बब्बी, क्या चलता है, हस्बैंड को हब्बी, आप पत्नी को बब्बी, कि वाइफी क्या जो भी चले हमको क्या। तो भार्या का मतलब हो गया पत्नी, तो पत्नी का यहाँ पर बुद्धिमती आप चेप दीजिएगा, हो गया आपका बन गया। महत्वम का ये वाला आपका पुच्छी लगा के यहाँ पर देना है जवाब, ये सही हो जाएगा, हो गया। इसी टाइप से जो है प्रत्यय आपका हो गया कंप्लीट। अब जो है एक सवाल देखिए, ये वाला सवाल में बहुत बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, ये सवाल चक्षुष्मान वाला में। देखिए बच्चों, चक्षुष्मान का तो मान मति वती मंता बनता लगा हो तो प्लस में मतु प्रत्यय होता है, आप सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए एक चीज समझिए ध्यान से कि चक्षुष प्लस मतुप का 2 फॉर्मेट होता है, एक चक्षुष्मान का चक्षुष प्लस मतुप भी होगा और यहाँ पर दंत सा भी लगाया जा सकता है। तो बोर्ड में कोई आपको एक ही सा लगा के देगा। अब देखिएगा, अगर आपसे हम चक्षुष प्लस मतुप कहते हैं तो आप आसानी से कहते हैं चक्षुष्मान, लेकिन बच्चों कभी कभी विद्वान है, ये विद्वान एक वचन में और इसका बहुवचन विद्वांसा दे देता है, तो अब आपको जो है बहुवचन लगाना होगा। तब यहाँ पर चक्षुष प्लस मान नहीं दिया रहेगा, देखिएगा वहाँ पर चक्षुष मंता दिया रहेगा। तो आप लोग भी अगर मान लीजिए जोड़ने के लिए देता, ये तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए देता, तो ये नहीं कि चक्षुष प्लस मतुप दिखा नहीं कि चक्षुष मान सेट कर दिए। चक्षुष मान तभी सेट कीजिए जब यहाँ पर विद्वान लिखा हो, और जब विद्वांसा लिखा हो तब आप क्या सेट करेंगे, चक्षुष मंता सेट करेंगे। प्रत्यय रिवीजन डन। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अनुवाद का रिवीजन। अब शांति से समझिए, देखिए इसीलिए आप सभी को हम स्टार्टिंग में बोले कि बच्चों ये जो बुक है, सेमुसी वाले जितने भी विद्यार्थी इस बुक को ले ही लीजिए, ठीक ठीक। कुछ लोग नहीं लिए, अभी कह रहे हैं कि सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए आप मैंने से 1-2 को लगा होगा कि सर प्रमोशन कर रहे किसी कंपनी का, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे बच्चों। ये हम आपको लेने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसको हमने खुद रेडी किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बना के दिया और हम अपना फोटो नाम चिपका के दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इसका पढ़िएगा ना, जब इस बुक का देख रहे हैं अभी नोट से आपको पढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, आपको याद होगा जब अनुवाद की क्लास स्टार्ट किए थे तो ये 3 चीज़, ये 8 चीज़ आपको बताए थे कि भाई वो ये 8 चीज़ आपको 7-8 चीज़ याद रखना है। इसमें एक उपपद व्यक्ति बाद में जोड़े थे, सेम वही पैटर्न से। इस स्टाइल में कोई संस्कृत का बुक नहीं लिखा गया होगा, ये जनरल आपके लिए ही बनाए थे, आपके सहूलियत के लिए। अब देखिए कितना बढ़िया ढंग से उसका रिवीजन होगा। अनुवाद का रिवीजन करते हैं। देखिए अनुवाद में आपको पता है कि सबसे पहले शब्द रूप की जानकारी होनी चाहिए, फिर काल की, पुरुष की, कारक की, वचन की, क्रिया की और धातु रूप की। धातु रूप और क्रिया एक ही चीज है, लेकिन इसको हम अलग अलग लिखे ताकि सहूलियत आपको रहे। सबसे पहले काल समझिए, काल किसे कहते हैं, तो काल का मतलब हो गया लकार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंस। टेंस का ही हिंदी में नाम है काल, संस्कृत में लकार। अब देखिए प्रेजेंट टेंस होता है इंग्लिश में, संस्कृत में प्रेजेंट टेंस को लट लकार कहते हैं। पास्ट टेंस को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, और जो फ्यूचर टेंस है उसको लिरिट लकार कहते हैं। ये 3 चीजें तो आपको पता है। संस्कृत में 2 एक्स्ट्रा लकार आपको पढ़ना था, लोट लकार और विधिलिंग। तो लोट लकार और विधिलिंग का कौन सेंटेंस होगा, आप कैसे पता कीजिएगा, तो जिस भी सेंटेंस में आपको लगेगा कि कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है या आज्ञा दिया जा रहा है या अनुरोध रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें लोट लकार लगेगा। ये सर जी जरूरी क्यों है, ये आपको हमने रिवीजन में भी बताया कि जरूरी इसलिए है कि जैसे अगर क्वेश्चन रहे, मान लीजिए कि हमको प्रश्न दे दे, हमसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे हमने कहा राम जाता है, हमने कहा राम जाता है, तो राम जाता है। हमने कहा आदित्य जाता है, तो आदित्य जाता है यानी जा ही रहा है, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर हमने कहा आदित्य जाता था, तो वो हो गया पास्ट टेंस। आदित्य जाएगा तो हो गया फ्यूचर टेंस यानी कि लिरिट लकार। और लोट लकार कब होगा, जब हम आदित्य को आशीर्वाद दे या आज्ञा दे, आदित्य तुम जाओ, तो एक आज्ञा दे रहे, तो लोट लकार का सेंटेंस हो गया। और एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है विधिलिंग। विधिलिंग का मतलब क्या हो गया कि जिस भी सेंटेंस में चाहिए या सकना लगा रहे, जैसे आदित्य को चले जाना चाहिए, आदित्य को पढ़ना चाहिए, चाहिए या सकना लगा रहे, तो लकार हो गया। उसके बाद बच्चों लकार के बाद आपको पुरुष हम पढ़ाए थे कि पुरुष का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो उसके लिए सिंपल इजी बताए थे कि मध्यम पुरुष का याद कर लीजिए, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युवम। बस ये तीनों चीज याद है तो समझ लीजिए कि आपका जय जय हो गया। मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम, युवाम, युवम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक रहता है। उत्तम पुरुष में आता है अहम और अवाम और वयम। तो अहम पहला नंबर पे उंगली पे याद हो जाता है, त्वम, युवाम, युवम मध्यम पुरुष, अहम, अवाम, वयम उत्तम पुरुष। ठीक है, ये आपको याद हो गया। बाकी बच गया प्रथम पुरुष होता है, नाम वगैरह सब प्रथम पुरुष होता है। अब देखिए, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग का अलग है, स्त्रीलिंग का अलग है, नपुंसकलिंग का अलग है, ये आपको हमने बताया था। फिर आप लोग डाउट पूछे थे कि सर पुल्लिंग का, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का अलग अलग क्यों होता है, मध्यम पुरुष में एक ही क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि हम जैसे त्वम है तो ये तो मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हमने त्वम का बहुआ यूज किया तो हम लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं, लड़का के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर मान लीजिए वह लड़का के लिए यूज कर रहे हैं तो हमको स लिखना होगा, लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो सा लिखना होगा, तो इसलिए ये आपका हो गया। अब ये सब कुछ तो बेसिक था और शब्द रूप तो आप जान ही रहे कि बालक, लता, फल आपको याद करके रखना है। अब देखिए शब्द रूप भी इसमें तो है ही। मेन जो रोल होता है वो कारक होता है। जैसा कि आपको हमने डिफिनीशन में लिखा है कि कारक किसे कहते हैं, तो सीधा संबंध हो, बस ये लिखने के लिए मेन ये कंटेंट है। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भोजी सब है, उतना तो 10th में नहीं, हे अरे वो काफ़ी है। ठीक है, ये आपने याद दिया। अब आपको पता है कि कर्ता कारक पहला नंबर पे, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा, यानी जो भी कर्ता कारक होगा अनुवाद में उसमें प्रथमा, कर्म में लगेगा द्वितीया, करण तीसरा नंबर पे है तो तृतीया। और ये तृतीया विभक्ति लगने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे आप शब्दरूप याद करते थे, आपको ये सब हम पढ़ा एकदम डिटेल में पढ़ाएं, बस रिकैप मार रहे हैं कि ताकि आपके सब कुछ ध्यान में रहे। अब तृतीया लगने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमें रमेश जाता है, तो रमेश जाता है में जाने का काम कौन कर रहा है, अपना रमेश कर रहा है, तो रमेश कर्ता हो गया। तो अब रमेश में हम रमेश का शब्द रूप बालक जैसा ही होगा, तो हम रमेश का शब्द रूप में बस प्रथमा का ही यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि रमेश करता है। अगर यहीं पे कोई कर्म रहेगा तो हम द्वितीया यूज करेंगे, यहीं पे कोई अगर मान लीजिए कि करण रहेगा तो तृतीया यूज करेंगे। कैसे सर पता चल रहा है? क्योंकि तृतीया 3 नंबर पे है। तो उसी तरह कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, जैसे रमेश खेलता है तो रमेश खेलता है। अब अनुवाद बनाने के लिए आपको हमने बताया कि अनुवाद बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए क्रिया है, क्रिया जैसे यहाँ पर सवाल था रमेश खेलता है, रमेश खेलता है, क्या सवाल है? रमेश खेलता है। अब यहाँ पर क्या है? तो खेलता है, क्रिया है, रमेश करता है। ठीक, क्रिया ढूंढने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? जैसे आप क्रिया के बाजार में आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ आ गए क्रिया के बाजार में, देखिए क्रिया के बाजार में झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, ये क्रिया के बाजार में आ गए। तो जब इसमें आएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि कौन सा काल है, तो रमेश खेलता है, लट लकार है। रमेश का पुरुष पूछा जाएगा तो रमेश नाम है तो प्रथम पुरुष है, और कितना रमेश है तो एक वचन, तो क्या हो जाएगा? क्रिया। गच्छति, खेल रहा है, तो उसी तरह क्या हो जाएगा? क्रीडति। क्योंकि क्रिया का जो पुरुष वचन होता है वो कर्ता के ही पुरुष वचन पे क्या करता है? डिपेंड होता है। और रमेश करता है, कर्ता में प्रथमा लगता है, रमेश का शब्द रूप आप खोजेंगे तो रमेश का शब्द रूप जो है बालक पे चलेगा। सर कैसे पता चल गया? क्योंकि रमेश भी अकारांत है, अकारांत होने का मतलब शब्द के लास्ट में अ का साउंड निकल रहा है, जैसे बालक, बालक अ का निकल रहा है, रमेश किसका निकल रहा है? अ का साउंड निकल रहा है। अब बालक प्रथमा बालक है, एक्स्ट्रा क्या लगा? तो सर ये विभक्ति लगा, मेन तो बालक था तो रमेशा में भी एक्स्ट्रा विभक्ति लगा दीजिए, बन गया रमेशा क्रीडति। ठीक है, ये आपका बन गया। अब मान लीजिए हमें कर्म कारक ढूंढना हो। कर्म कारक किसे कहेंगे? जो क्रिया का सर्वाधिक अभिष्ट हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया का मेन हो वही काम हो रहा है एक्चुअली में। जैसे राहुल विद्यालय को जाता है, विद्यालय जाने का काम कहाँ हो रहा है? विद्यालय में। और देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह भी लगा हुआ है। अब विद्यालय में क्या करेंगे? द्वितीया विभक्ति लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कर्म है। बाकी चीज़ वैसी चलेगा जैसे इसमें चला है, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया जैसे चला है वैसी चलेगा। तो राहुल विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में द्वितीया लगाएं,
एक विद्यालय शब्द रूप का आप द्वितीय एक वचन लगाएंगे क्योंकि एक ही विद्यालय को राहुल जाता होगा, तो विद्यालयम हो गया। करण कारक में लगता है तृतीया विभक्ति, जैसे राहुल पुस्तक से पढ़ता है, तो पढ़ता है का पढ़ती राहुल और राहुल, ये तो आप कहेंगे सर जी आपने इस दोनों का नहीं बताया, अभी रिवीजन है, बता चुके। ये रमेश क्रीडति जैसे बनाया ना, कर्ता का संस्कृत और क्रिया का कैसे लिखते हैं, कर्ता क्रिया डिपेंड, वो हो गया। पुस्तक से लगा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, तो से लगा हुआ है। तो राहुल पुस्तक से पढ़ता है, तो कितने पुस्तक से पढ़ रहा है, एक पुस्तक से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक वचन बालकेन, तो पुस्तकेन, तो राहुल पुस्तकेन पढ़ती। कभी कभी आपके मन में डाउट रहता है कि सर राहुल पुस्तक से पढ़ रहा है, कैसे पता चल रहा है कि एक पुस्तक है कि दो पुस्तक, तो घबराइए नहीं। अनुवाद का क्वेश्चन जब सीबीएसई अंकल आपको देंगे बउआ, तो आप देखिएगा नीचे में इंग्लिश में लिखा रहेगा, अगर बहुत बुक से पढ़ता होगा तो वहाँ पर जरूर लिख देगा ऐसे बुक्स, ठीक है, चिंता न करना है। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है संप्रदान कारक। क्या आता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसमें लगता है, तो संप्रदान कारक लगता है जिसको हम कुछ दें, ठीक, या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए, वही संप्रदान कारक है। जैसे एक क्वेश्चन था, मोहन को पुस्तक देता है, आपने कहा कि सर यहाँ पर देने का काम मोहन कर रहा है, नहीं, मोहन को पुस्तक देता है। अगर ये वाक्य आपके सामने हमने यहाँ पर लिख दिया, जरा सोचिए आप, हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि मोहन को पुस्तक देता है, मोहन को पुस्तक देता है, ये हमने यहां पर लिख दिया, तो देने का काम हो रहा है, ये हो गया क्रिया, जी सर। और आप कहेंगे सर करता हो जरूर होगा, तो करता हो गया मोहन, नहीं, गलती आप पढ़ लिए, मोहन कहां कर से करता होगा, कर्ता कौन है यहां पर बताया नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कहूं, हमने अगर आपको कहा कि आदित्य को कोई बिस्कुट देता है, तो देने का काम आदित्य कर रहा है, नहीं, आदित्य तो पाने का काम कर रहा है। अब कौन करता है उसका जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, मोहन को पुस्तक देता है। जरा दिमाग लगाइए, ठीक है, 100 में 100 चाहिए, जी सर चाहिए, तो 100 वाला क्वालिटी आपके अंदर ठूस ठूस के भरा रहना चाहिए, ठीक है। सोचिए, हमने कहा आदित्य को पुस्तक देता है, आपका नाम आदित्य है, नहीं सर हमारा नाम तो अमृत है, राहुल है, चलिए राहुल ही मारे, राहुल को कोई बिस्कुट देता है, तो देने का काम किसको किया जा रहा है, सर राहुल को। दे कौन रहा है, अब सर आप ही ने बताइए कि कौन दे रहा है, तो वही मोहन को पुस्तक देता है, तो पुस्तक मोहन को मिल रहा है। कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मोहन देता है, मोहन को कोई दे रहा है, उसका नाम नहीं है, वदरीस आदमी, तो मोहन में चतुर्थी लगा देंगे, मोहनाय हो जाएगा। एक मोहन है तो एक ही मोहन हो जाएगा। पुस्तक कर्म हो गया, एक्चुअली में क्या दे रहा है, तो पुस्तकम, और देता है क्रिया, एक वचन लगा दीजिए ददाती। सर आपको कैसे पता चल गया एक ही आदमी दे रहा है, क्योंकि कर्ता तो दिया नहीं, तो क्रिया कैसे लिखेंगे, अरे एक ही आदमी दे रहा होगा, इसलिए चिंता न करें। उसके बाद अपदान कारक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जिससे अलग हो उसमें पंचमी लगा दीजिए, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो वृक्षात, बहुत सारे पत्ते अलग होते हैं, पत्रानी पतंती, हो गया। अब इसमें पूछते कर्ता कौन है, तो आप कहते हैं वृक्ष, नहीं, गिरने का काम पत्ता कर रहा है। क्वेश्चन इसी तरह बोर्ड पिछले बार पूछा था कि माता सुरभि की आंखों से आंसू गिर रहा है, तो क्या गिर रहा है, आंसू गिर रहा है। संबंध कारक तो सिंपल है, जहां पर का दिखे वहां पर खष्टी लगा दीजिए। अधिकरण में लगता है सप्तमी, चिन्ह रहता है में पर, जैसे राहुल आसन पर बैठा है, तो राहुल आसने तिष्ठति, हो गया। अब देखिए ये तो अनुवाद इसी से आपका बन जाएगा, जय जय हो जाएगा। मेन बच्चों आता है इसके बाद एक क्वेश्चन एक्सेप्शन में पूछता है उपपद विभक्ति का, ठीक है। उपपद विभक्ति क्या होता है, ध्यान से देखिए उपपद विभक्ति तो इतना ही होता है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है, हमने भी पूरा लिखा, लेकिन इसमें से बच्चों सब काम का नहीं है। पहले आपको पंचमी में बताते हैं, पंचमी में बस ये याद रखिए, बही का बाहर यूज कैसे होता है ये भी बताए हैं आपको, फिर से भी बताएंगे। आपको ये याद रखना है, चतुर्थी में कुछ नहीं याद रखिए, तृतीया में आप सब तो नहीं, लेकिन सह का साथ, समम का साथ, ये आप याद रखिए, और बिना का बिना ये याद रखिए। और द्वितीया में आप ये याद रखिए, अभिता का दोनों ओर, परिता का चारों ओर, सर्वता का सभी ओर, उभयता का दोनों ओर, सम्या का पास, निक्सा का समीप, ठीक, बस इतना ही आप याद रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए
उपपद विभक्ति होता क्या है आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे एक अनुवाद का क्वेश्चन पूछा, जैसे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा दिया है आपको। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आराम से देखिए, आराम से ये क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन पूछा घर के बाहर मत खेलो, ठीक है। तो आपने कहा घर के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की, सर संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति, एक घर है तो एक वचन तो घर का हो जाएगा गृहस्थ से, आप अपने अकॉर्डिंग सही है। लेकिन बाहर का संस्कृत क्या होता है, तो बाहर का संस्कृत होता है बही। सर कैसे पता चला, अभी आपको हमने उपपद विभक्ति में पढ़ाया कि बाहर का क्या संस्कृत होता है, तो बाहर का संस्कृत होता है, यहाँ पर आपको उपपद विभक्ति में पढ़ाए हैं कि बाहर का संस्कृत होता है बही। कहाँ चला गया उपपद विभक्ति, ये देखिए बाहर का संस्कृत होता है बही, तो बही होता है बाहर का संस्कृत। तो जब भी बच्चों हम बही का यूज कर देंगे तो वो एक उपपद विभक्ति है, तो बगल वाले में ऑटोमेटिक पंचमी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि बही पंचमी का है, इसलिए गृहस्थ से ना होके गृहात हो जाएगा, बाकी चीज वैसे ही चलेगा। इसी को हम कहते हैं उपपद विभक्ति। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको हम दे, जैसे हमने कहा गांव के दोनों ओर, अब देखिए इसका अनुवाद करके बताइए, गांव के दोनों ओर वृक्ष है, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, जी जी सर, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। अब आप कहें अरे सर जी दोनों ओर का संस्कृत अभी हम देखा हूं, कहाँ देखा हूं, तो सर दोनों ओर का उभयतः या अभितः कौन लिखे, जो आपकी इच्छा लिखिए, तो आपने अभितः लिख दिया। वृक्ष है तो एक वृक्ष तो दोनों ओर होगा नहीं, दोनों ओर वृक्ष है तो सर दो ठो वृक्ष होगा नहीं, नहीं, ये अपने आप में हम लोग समझदार हैं कि गांव के दोनों ओर वृक्ष की बात करें यानी बहुत सारे वृक्ष होंगे। और सुनिए वही चीज है कि जब भी आपको ऐसा दिमाग में क्लैश करे कि एक वृक्ष है कि दो वृक्ष, तो देखिएगा अनुवाद के क्वेश्चन में सीबीएसई अंकल नीचे ट्रीज लिख देंगे, इंग्लिश पे जाइएगा, क्योंकि वचन कौन सा है वो इंग्लिश वर्ड से पता चल जाता है, तो नीचे इंग्लिश में भी लिखा रहता है, तो उससे वचन पकड़ लीजिएगा। बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्षम वृक्षा वृक्षा वृक्ष वृक्षो वृक्षा, तो वृक्षा और बहुत सारे हैं, तो आपको चित्र लेखन में बताएं कि संति यूज होता है बहुवचन में। अब देखिए गांव के संस्कृत क्या हो जाएगा, तो सर जी गांव के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की, अरे सर जी संबंध कारक है, तो सर एक गांव है तो गांव का बालक पे चलता है तो बालकस्य से, तो सर ग्रामस्य कर दीजिए, गलत। आपने दे दिया दोनों ओर, दोनों ओर का आपने अभितः लिखा, अभितः एक उपपद विभक्ति, इसमें द्वितीय लग जाएगा, बगल वाला वर्ड क्या है गांव, तो गांव ग्रामस्य न होके ग्रामम हो जाएगा बालकम की तरह। अब आप कहेगा सर ये कर्म थोड़ी है जो इसमें द्वितीय लगा दिए, कर्म का कोई लेना देना नहीं, उपपद विभक्ति है, तो इसका संस्कृत बन जाएगा ग्रामम अभितः वृक्षा संति। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपका खेल समाप्त हो गया। अब जो है अनुवाद के बाद जो है लगले दो गो टॉपिक का और आपको रिवीजन शानदार करना पड़ेगा, वो है वाच्य और अशुद्धि का, ये लगले रिवीजन करना पड़ता है। अब देखिए वाच्य वेरी सिंपल है बच्चों, वाच्य के तीन प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये आपको पता है। अब देखिए वाच्य में आपको बस ये याद रखना है, ये याद रखना है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, क्रिया आपको सिर्फ और सिर्फ वाच्य लट लकार का पूछा जाएगा, ठीक है। लट लकार का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस का जितना भी धातु रूप होता है बच्चों, अभी आपको अनुवाद में दिखाते हैं, उसका यही फॉर्मेट होता है। देखिए अभी चौथा नंबर पे अनुवाद, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पेज सजा दिए हैं। देखिए चौथा नंबर पे अनुवाद, ये देखिए अनुवाद टॉपिक में धातु रूप में देखिए गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ती त अंति, सी त त आमी अब आम, लट लकार का सेम सब में होगा। देखिए यहाँ पर पठती, पठत, पठन्ति, सी थ थ आमी अब आम, तो उतना थोड़ी ना सब याद रखता है, इसी तरह सब याद रखता है, उसी तरह इसको आपको याद रखना है। उसके बाद कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में होगा। आप कहें कि सर, आप कहिएगा कि सर अनुवाद में तो आप पढ़ा दिए कि कर्ता होता है प्रथमा में, यहाँ तो तृतीया में कर दिए। अरे भैया चलिए आपकी इच्छा है प्रथमा में कर दे, जी सर लीजिए प्रथमा में कर दिए, कर्म द्वितीया में कर दे, जी सर कर दिए, तो अब तो ये कर्तृवाच्य हो गया। वाच्य का मतलब ही है कि बदलाव, फॉर्मेशन, एक्टिव से पैसिव में ले जाना, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करेंगे। तो कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा तृतीया में रहेगा, कर्म द्वितीया में रहेगा, याद रखिए। कर्ता हमेशा तृतीया में रहेगा, कर्म प्रथमा में रहेगा, और क्रिया यते, यतय और यंतय पे चलेगा। और भाव वाच्य में कर्म नहीं होता है,
कर्ता तृतीया में रहता है और क्रिया यते में रहता है। इसी पे सारा सवाल आपका बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सवाल देखिए, आपको हम ये जैसे सवाल हम आपको करा देते हैं, कौन सा इसमें से नहीं कराए हुए हैं सवाल वही सब करा देते हैं। जैसे यही करा देते हैं, चलिए ये तो कराए हुए कितना बार, ठीक है, बहुत सारा सवाल कराए हुए, फिर से करा देते। चलिए देखिए, बालक खादती, तो वाच्य का क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट होता है। देखिए वाच्य का क्वेश्चन आपका अगर गलत हो रहा है, ठीक है, वाच्य का क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो आप जो है एक बात ध्यान में रखिए वाच्य के क्वेश्चन गलत करने में, ठीक है। सर किसी का एडमिट कार्ड था, हाँ एक बच्चे का है, तो सर दिखाइए, हम उसका एडमिट कार्ड ऐसे दिखा देंगे, ठीक, और ये कॉन्फिडेंशियल है, वो हमको बेचारा फोटो स्टेट करके दिया हुआ है, तो अच्छा नहीं ना लगता है, काम ख़त्म हो चुका है एडमिट कार्ड का, तो आपके इसमें से कुछ नंबर उम्बर लेके फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है, बेचारा परेशान हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं सर दिखा दीजिए, आप अपने आदमी हैं तो आप फ़ोन नहीं कीजिएगा, दिखा दें जी सर। अरे कुछ नहीं, ये दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, OMR सीट को ये भरना है, ठीक, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। ये किसका है, कौन चीज़ लिखा हुआ है, इसमें दिमाग लगेगा, इसमें नहीं लगाना है। देखिए ठीक, अब देखिए वाच्य में आइए, कॉन्सेप्ट वाच्य में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले आप वाच्य पकड़िए कि कौन सा वाच्य है। वेरी सिंपल है वाच्य पकड़ना। सबसे पहले देखिए कि उसके क्रिया में क्या लगा हुआ है। अगर सर क्रिया ना दे तो बता देते, 3 में तो क्रिया 100% देगा, नहीं दे तो बता देते। देखिए ती लगा हुआ है, तो ती लगा हुआ है तो यानी कि कर्तृवाच्य है। ये क्या है, कर्तृवाच्य है। ती लगा हुआ है यानी कर्तृवाच्य है। क्यों, क्योंकि कर्तृवाच्य के ही क्रिया में ती त अंति सी थ थ आमी आव आमा लगा रहेगा। ओ माय गॉड, तो सर यहाँ ती लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कि आपको भरना क्या। आप लोग स्टेप से नहीं आते, इस वजह से आपको गड़बड़ का सामना करना पड़ता है। अब भरना क्या इस तीनों में से, तो क्रिया तो दिया हुआ है, कर्ता तो दिया हुआ है, आपको भरना है कर्म। तो कर्म होता है द्वितीया में, तो देखिए ना इसमें द्वितीया विभक्ति का कौन है, देखिए पायसस्य, ये षष्ठी विभक्ति है, ठीक। पायस ये तो प्रथमा है जी सर। पायसेन ये तो तृतीया है, बालकेन। पायसम ये द्वितीया, सही हो गया। ओ माय गॉड। अब देखिए सेम स्टेप से, अरे सर ये तो अच्छा लगा, अच्छा लगवे करेगा। दृश्यंते, तो यंते लगा हुआ है, तो यंते लगा हुआ है तो एक बात तो फिक्स है कि ये कर्तृवाच्य तो है नहीं, दिख रहा है ना जी सर। यंते लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य है नहीं, यंते लगा हुआ है तो 100% ये क्या है, कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। अब भरना क्या है सो देखिए। अब सेकेंड स्टेप पे आइए, तो कर्ता यहाँ पर दृश्यंते क्रिया दिया हुआ है, क्रिया क्या है, दिया हुआ है। चित्रानी कर्म भी दिया हुआ है, क्योंकि कर्म में देखिए ना प्रथमा विभक्ति होता है कर्मवाच्य में, और इसमें भी प्रथमा लगा हुआ है। कैसे, चित्रम चित्रे चित्रानी जी सर, ठीक है, फलम फले फलानी, उस तरीके से भरना आपको करता है। अब कर्ता होगा तृतीया विभक्ति का जी सर। कर्ता का एगो लिस्ट आपको हम क्लास में लिखाएंगे, बस उसी को पकड़िएगा हो जाएगा। ये दोनों तो है नहीं, उसमें अहम है, अहम प्रथमा विभक्ति का कर्ता होता है। सर आपको कैसे पता चला प्रथमा विभक्ति का, अहम के साथ उसकी मामी। अगर अहम यहाँ पर होगा, कुछ बच्चे अहम कहेंगे, गलत, ऐसे भी प्रथमा विभक्ति और अहम के साथ दृश्यामी होगा, ठीक है, अहम के साथ उसकी मामी, मया, सही हो जाएगा। मात्रा रोटिका डैश। अब देखिए माता शब्द रूप में जाइएगा, मात्रा क्या है, मात्रा तृतीया है। अब आप सुनिए इस सवाल को, सुनिए इसको ध्यान से समझिए। अब ये सवाल दिया, अब इसमें आप कहिएगा कि सर जी आप तो बड़ा क्रिया से पहचान रहे थे, अब तो क्रिया दिया ही नहीं है। लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया नहीं दिया हुआ है यानी क्रिया ही तो हम लोग को भरना है। कैसे पता चला, देखिए सब ऑप्शन में ती यते यंती यंते ये सब क्रिया है, सबके जिसके लास्ट में ये सब लगा हो ये सब क्रिया होता, ठीक है, सब क्रिया। अब देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाइएगा, तो कर्ता कौन हो गया, माता शब्द रूप से मात्रा हो गया। कर्म कौन हो गया, तो रोटिका हो गया। अब माता शब्द रूप में आप जाएं, आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो है क्या है, बताइए कौन सा विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति है। ओ माय गॉड सर, ये तृतीया है। तो
कर्ता तृतीया में है, कर्म भी दिया हुआ है। तो कर्ता तृतीया में दो चीज में होता है, या तो कर्मवाच्य में या तो भाववाच्य में। तो कैसे पता चलेगा सर जी कि ये कर्मवाच्य है कि भाववाच्य? तो अगर भाववाच्य रहता तो कर्म नहीं दिया रहता, कर्म यहाँ दिया हुआ है। आपको फुल संस्कृत इन वन वीडियो वाच्य के क्लास में बहुत क्वेश्चन कराया जिसमें कर्मे नहीं था, तो भाववाच्य था। तो हम समझ गए कर्मवाच्य है। अब कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में क्रिया भरना है, तो क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग चलता है। सर आप तो पूरा अनुवाद में पढ़ाएं कि क्रियाकर्ता के अकॉर्डिंग, वो अनुवाद में ये वाच्य, वाच्य का मतलब ही है बदलाव, तो कुछ न कुछ तो आपको बदलाव करना होगा। अब देखिए, तो कर्म को क्रिया के अकॉर्डिंग चलाइए। तो रोटी का, बहुत सारी रोटी है, तो बहुवचन का कर्म है, तो क्रिया भी बहुवचन का होगा, तो पच्यन्ते यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सवाल कमेंट में आपके लिए, ती लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य है, प्रथमा विभक्ति का कर्ता होगा, एक वचन होगा क्योंकि कर्ता क्रिया देखिए कर्तृवाच्य तो सेम अनुवाद जैसा है, तो कर्ता और क्रिया सेम रहता है, तो कर्ता एक वचन, प्रथमा क्या हो जाएगा? पिता। ये आपके लिए क्वेश्चन था, बनाइएगा। अब वाच्य हो गया, तब आपको करा देते हैं अशुद्धि संशोधनम, एकदम लास्ट टॉपिक। आइए अशुद्धि संशोधनम कीजिए। अब देखिए अशुद्धि संशोधनम कीजिए, अब शांति से देखिए। अशुद्धि संशोधनम में क्या होगा? आपको अशुद्धि जांच करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको वचन का अशुद्धि जांच करना रहता है, अभी बताएंगे। लिंग का अशुद्धि, कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, और ये एक वचन है कि बहुवचन है कि द्विवचन है। उसके बाद पुरुष सही करना होगा। जैसे पुरुष सही में जैसे अहम के साथ उसका मामी नहीं रहेगा, जैसे अहम पठती, तो गलत हो जाएगा। अहम के साथ क्या होगा? पठामी। पुरुष संशोधनम का ये हो गया। और विभक्ति संशोधनम, विभक्ति में संशोधन करना रहता है। अब देखिए कैसे बनता है। अब देखिए अशुद्धि को देखिए, यहाँ पर अशुद्धि देखिए। यहाँ पर आपको 2024 वाला क्वेश्चन तो ये हम कराए ही हैं। चलिए अच्छा, चलिए यही करा देते, रिवीजन करा देते। जो हम चाह रहे, जो क्वेश्चन कराए हुए एक बार कहीं ना कहीं क्लास में, उसके अलावा कराए, दो क्वेश्चन इसमें से कराते। पहले समझिए, देखिए छात्रा पठत, तो बच्चों ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि छात्रा पठत ये कोई वाच्य वगैरह नहीं है। छात्रा पठत, छात्रा बहुवचन है। जी सर, कैसे पता चल गया? अरे छात्र बालक पे चलता है, छात्र, छात्रौ, छात्रा, छात्रा बहुवचन है। तो क्रिया क्यों नहीं बहुवचन का है? क्रिया तो अलगे है, अलगे रूल में है। तो कर्ता और क्रिया एक जैसा होता है, तो क्रिया छात्रा बहुवचन का है, तो कर्ता भी आपको माफ कीजिएगा। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए। छात्रा क्या है सर? अशुद्धि में जिसके नीचे अंडरलाइन है वही गड़बड़ है, बाकी चीज सही है। पठता के नीचे अंडरलाइन था, ही गड़बड़ था। तो गड़बड़ क्या है? क्रिया। तो जब भी क्रिया गड़बड़ हो उसको कर्ता के अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो छात्रा मतलब क्या हो गया? बहुत सारे छात्र, छात्र मतलब हो गया बहुवचन, छात्रा मतलब हो गया बहुवचन। और बालका, बालको, बालका यानी ये प्रथमा विभक्ति हो गया क्योंकि कर्ता है। और छात्र हो गया आपका प्रथम पुरुष क्योंकि आदमी है भाई, प्रथम पुरुष हो गया। और अब जो है क्रिया ढूंढने के लिए हमें तीन चीज चाहिए रहता है, पुरुष, वचन और लकार। आप कहेंगे कि सर पुरुष वचन तो पता चल गया, वचन हो गया बहुवचन, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, लकारवे का पता नहीं चला। कोई दिक्कत नहीं, जब लकार का पता नहीं चलेगा तो देखिएगा चारों ऑप्शन एक ही लकार में होगा, जैसे सी, आम, थ, अंति, सब लट लकार है। अब जो है बहुवचन, इसमें से जो है प्रथम पुरुष का ले लीजिए। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन अभी आपको हम पढ़ाए। प्रथम पुरुष का बहुवचन मतलब क्या हो गया? लट लकार में ती, त, अंति, तो पठंती आपका सही है। हय, अब देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस लट लकार का है। कैसे पता चल गया सर ये पूरा का पूरा सेंटेंस लट लकार का है? देखिए हय लगा हो, देखिए समझिए ध्यान से, गड़बड़ बोल दिए। रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग कह रहे थे सर फास्ट करा दीजिए, फास्ट में ये उल्टा बोल दिए। देखिए हय का मतलब क्या होता है? हय का मतलब होता है बीता हुआ कल, है कि नहीं? जी सर। और सव का मतलब होता है आने वाला कल। सव का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। तो जिस भी वाक्य में बच्चों सव लग जाएगा उसमें समझिएगा भविष्यत काल की बात हो रही है, पूरा का पूरा सेंटेंस से भविष्यत काल में हो जाएगा। और हया लगा हुआ है तो भूतकाल में हो गया। तो इस वाक्य में हया लगा हुआ है तो यहाँ पर क्रिया भविष्यति, फ्यूचर टेंस का क्यों है? क्रिया भी भूतकाल का अभवत होगा। तो सर ये भी तो हो सकता है भवती, नहीं, ये तो लट लकार का है। ओ माय गॉड,
ये बात है। हाँ, वल्लीवर्ध शरीरेन दुर्बला आसीत, क्या हो जाएगा ये आपके लिए बताइए तो। महावृक्षा सेवितव्य, जब भी सेवा करने के योग में द्वितीय लगता है तो महावृक्षम होगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखिए, पवनम वेगेन वहती, हवा तेजी से चल रही है तो पवन। अहम आमरम खादती, क्या हो जाएगा, अहम के साथ उसकी मामी खदामी, एक अहम की मामी जरूर आती है क्वेश्चन में। इसी तरह सब अशुद्धि बन जाएगा। देखिएगा, त्वाम पितु, पितु खष्टी है या पंचमी जो भी है उसका लगा दीजिए अस्मत् शब्द का, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा कि तव हो जाएगा, बताइए, कमेंट करके बताइए। अब आपका होना चाहिए सह बुद्धिमती, गड़बड़ है, सह मतलब हो गया वह पुल्लिंग में, सा बुद्धिमती होगा। सब सीबीएसई का सवाल है। ये आपका हो गया कंप्लीट, वाच अशुद्धि अनुवाद सब कंप्लीट करा दिए। अब बच्चों चलिए फटाफट अव्यय पे चलते हैं, फटाफट रिवीजन करके बता। अब ठीक, एक चला था मनोज जी का गाना, ठीक, जी लगाना उचित रहेगा कि नहीं कमेंट में बताइए। ठीक, ठीक है, मन में तो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, कैमरा पे नहीं ना कहेंगे। ठीक, तो सर कैमरा पे कह दीजिएगा तो जेल उल हो जाएगा। जेल उल से हमको डर नहीं लगता है, 2 बार जो है जेल में भेंट करने गए थे एक दोस्त से। ठीक, आगे आप समझ गए। ठीक, इसी तरह नहीं बोलते हैं कि होता है, कभी किसी को बोल दीजिएगा, जैसे एक बार हम सलमान खान को बोल दिए तो बहुत बच्चों कमेंट में बुरा लगे, अरे सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए वो। ठीक, तो हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, आपके लिए आपका सलमान खान बड़ा है, मास्टर का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए वो सब तो पुराना बात है। ठीक, हम आप एक हैं, फैमिली मेम्बर है, और वो सब जो है मनोज हो चाहे सलमान हो, सब पगला है, वो सब बाहर का आदमी है। देखिए, अव्यय का मतलब क्या होता है, ठीक समझिए ध्यान से। अव्यय का मतलब होता है कि जिस शब्द में लिंग वचन विभक्ति आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। हेरा होता है, एक गांव में हो कहावत है हेरा, जैसे जो नहीं पढ़ने लिखने वाला रहता है ना उसको लोग सब कहता है हेरा है। क्यों? क्योंकि हेरा को कितनों लात जूता कीजिए वो घर में ही रहता है। वही कहावत है, हे हेरा किधर जाई छा, लात जूता खाई छी घर में रही छी, वही वाला ही अव्यय, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे राहुल कब पढ़ता है, गीता कब जाती है, लड़के कब खाते हैं, 2 लड़के कब पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि अगर लड़का एक वचन में है तो उसका बालक लिखते हैं, 2 ठो लड़का है तो बालकऊ लिखते हैं कि नहीं जी गुरुजी। लेकिन बउआ एक चीज खास देखिएगा कि अव्यय जो होता है जैसे कब, तो ये लड़का लड़की बाबू सोना सबके लिए यूज होगा, एक वचन 2 वचन सबके लिए, इसमें कोई लिंग का वचन का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग पूछते रहते हैं सर डाउट है लिंग का क्यों परिवर्तन, क्या मतलब क्या है सर, लिंग के परिवर्तन का मतलब क्या हो गया। जैसे वह जाती है तो यहां पर पता चला कि लड़की है तो वह काम सा लिखते हैं, अगर वह जाता है तो हम स लिखते हैं, है कि नहीं। यहां पर वैसा नहीं, आपको कभी लिखना है। अब आपका सेमूसी हो या मनिका, कमोबेश सेमूसी वालों का तो इतना ही है, मनिका वालों का भी इतना ही है, 10-12 एक्स्ट्रा पगला बनाने के लिए बोर्ड जोड़ दिया है। इतना अव्यय आपको याद रखना है, बस आपका काम हो गया। अब इसमें एक सवाल सही होने का गारंटी, 2 सवाल सही होने का। 3 अव्यय है कुत और कदा, और एक एक्स्ट्रा हमारे तरफ से ले लीजिए जो प्रश्न निर्माण भी है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ये एक आपका जो है बच्चों अव्यय है, तो 3 आपका अव्यय हो गया। ठीक है, मेन कुत्र को हटा ही के चलिए, लेकिन आ जाता है कभी कोई, कदा कुत और कुत्र। ये अव्यय है प्रश्नवाचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्यय का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक अव्यय का मतलब होता है, क्या होता है, प्रश्नवाचक अव्यय का मतलब होता है कि ये तीनों भूतनी वाला लौंडा जहां पर सेट होगा तो वाक्य में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह बना रहेगा, ओ माय गॉड। और दूसरा, यदि के साथ उसका जो बाबू सोना है तहरी, वो हमेशा साथ रहेगा, यदि के साथ तहरी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये रहा तहरी, तहरी का मतलब क्या हो गया तो, और यदि का मतलब हो गया यदि या अगर, ये साथ रहेगा। अब देखिए जैसे ये देखिए, ये PYQ CBSE 2024, कदा एक प्रश्नवाचक अव्यय है, एक ही सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह है, 100% कदा यहां पर होगा। आप कहिएगा कि सर जी इसके अकॉर्डिंग तो आपने बताया, आपने तो सर जी बताया कि कदा और कुत प्रश्नवाचक है, तो सर ये हमको तीसरा क्वेश्चन में करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन में आप देखिएगा कुत प्रश्नवाचक चिन्ह अव्यय है, प्रश्नवाचक अव्यय है। तो जहां पर जिस सेंटेंस में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, सर बोर्ड देना भूल गया, कभी नहीं, आप भूल सकते, बोर्ड नहीं भूलेगा, फ्री का नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर होगा ना वहीं पे कुतः जो है भूतनी वाला सेट होगा। अब देखिए आप कहेगा अरे सर ये तो ट्रिक फेल हो रहा है, कैसे सर, यहाँ पर तो 2 सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह है,
तो फेल नहीं हो रहा है, सहूलियत तो हो गया। अब तो 100% आप तय है कि कुतः, जैसे यहाँ पर कदा था, एक प्रश्नवाचक ऑप मंजूषा में था और एक ही ऑप्शन में दिया, आपने फटाक से सेट कर दिया। यहाँ पर सर 2 प्रश्नवाचक है, एक ही है, कहाँ सेट करें? तो एक तो तय हो गया कि इसी में से सेट होगा, नहीं तो इसी में से सेट होगा, ठीक। तो वो आसानी हो जाता है उस तरीके से, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद तो ये तो जनरल सेंटेंस आपको ये तीनों हम अभी खूब बढ़िया ढंग से अभ्य के क्लास में करा दिए हैं। एक आप लोग कह रहे थे कि सर जी बुक से कैसा आता है, तो देखिए वही बुक से, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गमित्याम सदिनी इतन जानन अपि, ये बुक वाला है। यदा मेघा गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये वाला बुक से याद रखिएगा। सेमुसी वालों के लिए इतना देखिए, इसीलिए हम कहें कि बुक ले लीजिए। देखिए बुक का कोई कीमत नहीं है, 190 रुपया में आप समझिए, इसका हम प्रिंटिंग करा के लिख के उतना मेहनत करके लाइसेंस लेके, ठीक है, इसका ISBN मिला हुआ है, ठीक। सरकारी काम कराने में कितना समझते हैं ना, कितना प्रोसेस लगता है, और बाकी चीज़ भी था, आप समझिए रहे हैं जी सर। तो सब इन्वेस्टमेंट करके जो है आपका ये बुक हम रेडी किए और आपको हम दिए, लीजिए। आप देख रहे हैं इसका कितना पेज है, 200 कुछ पेज, इसमें 192 पेज है, ठीक है। आप देखिएगा मार्केट में एक पेज आप अगर निकलवाइएगा इसका, तो आपको जो है 5 रुपया 10 रुपये पर पेज लेता है, 5 रुपये आपको निकाल देगा। दोस्त महीम होगा तो 4 रुपये 5 रुपये, समझिए कितना कम कॉस्ट में, एकदम इसमें कुछ अर्निंग फर्निंग कोई कमाई उमाई नहीं। अगर हम दूसरा बुक का प्रमोशन करते तो उससे ज़्यादा हो जाता, लेकिन नहीं, हम गलत कंटेंट नहीं देंगे। हम भाई अपना से लिखे, हमको संतुष्टि इसलिए आपको दे रहे थे कि यहाँ पर दे दिए हुए, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अव्यय भी आपका हो गया। अब देखिए, अब जो है बच गया आपका बच्चों चित्रलेखन। तो चित्रलेखन में सिंपल आपको रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए, पार्क का चित्र में आप ये लिख दीजिए, इदम उद्यानस्य चित्रमस्ति या अस्मिन् चित्रे उद्यानस्य दृश्यमस्ति, सब सही है, ठीक है। वृक्ष वाला एक लाइन आएगा, तो एक वृक्ष हो तो चित्रे वृक्ष अस्ति, 2 वृक्ष हो तो चित्रे वृक्ष अस्त, और 3 वृक्षों से चित्रे वृक्षा संति। इसका एकदम यूज कीजिएगा, जो चीज़ आपको बताएं। चित्र में फूल जरूर खिलता रहता है, तो उसमें आप लिख दीजिएगा उपवने पुष्पानि विकसंति, ठीक। चलिए अब हो गया बच्चों, इसी प्रकार से ग्रामर में आपका हो गया। पत्र वगैरह का चिंता ना करें, पत्र वगैरह एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको लगता है ग्रामर का हम लोगों ने सभी टॉपिक का जो है बच्चों रिवीजन कर लिया 1 घंटा के अंदर में। तो मज़ा आ गया तो एक बार लिख दीजिए मज़े मज़े, और हो गया ख़त्म। लेकिन अभी मेन तो छूट ही गया आपके, गाड़े सर ठीक छूट गया, कैसे छोड़ देंगे? संधि समास का रिवीजन कौन कराएगा? अब संधि समास का कराते हैं। जो अब चलिए फटाफट जो है संधि का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। 5 मिनट रिवीजन में आप सभी कह रहे थे, तो एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले समझिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वही मेनी पोको पैंट के उम्र का जो बच्चा सब पढ़ता है, अ आ छोटी बड़ी ह्रस्व दीर्घी बोलते हैं, री री ली। संस्कृत में री और लिरी भी एक स्वर है। ऊ ए ओ औ, ये क्या है? स्वर। क ख ग घ जितना भी है व्यंजन, तो किन्हीं किन्हीं को लगता है सर क ख ग घ ही सिर्फ व्यंजन है। छ छ ज क्या रे, क ख ग घ वाला ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप ही सब व्यंजन है, य र ल व सब व्यंजन है। अब देखिए इसके बाद वर्ण विच्छेद आप सभी को बेसिक जानना है, ठीक। ये भी बच्चा में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि क कैसे बना है, तो क हलंत में अ जुड़ गया तो क बना, ठीक। ये सब नहीं पढ़े थे जी सर, वो वर्ण विच्छेद हो गया। अब मेन रूल आपको पढ़ना है। देखिए संधि में सबसे पहला रूल आपको पढ़ना है संधि में। ये सब टाइप उप छोड़िए, रूल आपको CBSE में पढ़ना है। रूल समझिए, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, यानी कि फर्स्ट लेटर चेंज इनटू थर्ड लेटर। तो फर्स्ट लेटर चेंज इनटू थर्ड लेटर का क्या रूल है? वेरी सिंपल, यदि फर्स्ट लेटर के बाद जो भी होगा फर्स्ट लेटर के बाद होगा। अगर स्वर आता है, स्वर वर्ण, या मान लीजिए किसी वर्ग का तीसरा चौथा आता है, या य र ल आता है, या व आता है, या ह आता है, पहला वर्ण रहना मैंडेटरी है, यह अनिवार्य है, एकदम मैंडेटरी है। इसके बाद इसमें से कोई आ जाए, इसमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो प्रथम वर्ण चेंज हो जाता है थर्ड लेटर में। ये आपको हमने पढ़ाया था। अब आप लोग कह रहे थे कि सर अगर मान लीजिए पांचवा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पहला के बाद पांचवा आएगा तो प्रथम पंचम में चला जाएगा। वैसे आए भाई कुछ भी नहीं आएगा, जो यहाँ लिखा है वही आएगा, ठीक। तो सर
ऐसा थोड़ी होता, मान लीजिए पहला के बाद अगर सर पहला ही आ जाए तो वो संधि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो सब स्वर संधि है, वो सब सिलेबस में नहीं है। ये है। अब जैसे एक एग्जाम्पल था, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल था अचिरात प्लस एव, तो त क्या है सर फर्स्ट लेटर है, ए क्या है एक स्वर वर्ण है, तो प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ गया, बस प्रथम का तृतीय में कर दीजिए, तो त हलंत का द हलंत में होगा, तो अचिरा देव बन जाएगा, द हलंत ए मिलके पूरा देव हो गया, ठीक है। जैसे देखिए जगत प्लस ई, सेम वही क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा है आपका प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। क्या है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन? ये तो सबसे सिंपल है कि अगर आपका फर्स्ट लेटर रहेगा, उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका बुआ फिफ्थ लेटर आ जाए, पहला के बाद कोई भी पांचवा, पांचवा कहने का मतलब ही देखिए, पांचवा का मतलब हो गया ये अंग य न म, ठीक है, ये हो गया। तो पहला के बाद अगर कोई भी पांचवा है तो पहला का आप किस में चेंज कर देते हैं, पांचवा में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा सिंपल है, जैसे देखिए जगत प्लस नाथ, तो त क्या है पहला है सर, न क्या है पांचवा, तो पहला का पांचवा में कर दीजिए, त हलंत है तो न हलंत यानी आधा न में होगा, तो जगन्नाथ बन गया। उस संयोग है कि दोनों न है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संयोग है। उसके बाद विसर्ग है, संयोग मतलब वो होगा एक्सेप्शन फैक्सेप्शन नहीं है, वो ऐसी स्वाभाविक रूप से आ गया है। बाकी जैसे आप एक क्वेश्चन देखे थे, आपको कराए थे ये वाक प्लस मयम, तो आपने इसका क्या किया था, क पहला है, ठीक, और म जो है पांचवा है, तो पहला के बाद क्या आ गया पांचवा, तो पहला का पांचवा में कर दिया, क हलंत इक्वल टू अंग हलंत, वांगमयम बन गया, ठीक है, हो गया। अब संधि तोड़ने में सर जी दिक्कत होता है, तो संधि ब्रेक कैसे करें, वो वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा यूट्यूब पे, अभी लेटेस्ट इसी साल डाले थे, देखिएगा। अब देखिए विसर्ग संधि में भी आपको जो है कितना रूल पढ़ना है, तो 4 ठो रूल पढ़ना है, सभी बच्चे को, सेमुसी मनिका कोई भी हो, सबको 4 ठो रूल पढ़ना है, रूल याद रखना है। पहला रूल क्या है, उत्तम संधि में पहला संधि आपको पढ़ना है उत्तम संधि। क्या पढ़ना है, उत्तम संधि। इसका पहला रूल कहता है कि यदि अ विसर्ग अ के फॉर्मेट में कोई हो, अ विसर्ग अ के फॉर्मेट में, तो ये सब मिलके क्या हो जाता है, ओड हो जाता है। जैसे देखिए कह विसर्ग अपि, तो विसर्ग है जी सर, विसर्ग से पहले उच्चारण कीजिए, क अ आ रहा है, अब प्लस में देखिए अ आ रहा है, तो अब विसर्ग के फॉर्मेट में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा कोड पी, ये आपको पता है, ये रूल आपका हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको संधि पढ़ के इंपॉर्टेंट रखना है, वो है सतवम संधि। ये सबसे सिंपल है, एक सवाल इसका जरूर आएगा कि विसर्ग, देखिए इसमें क्या है बउआ कि अगर विसर्ग के बाद दंत स हलंत त थ कुछ भी आ जाए, तलाबे स हलंत च छ कुछ भी आ जाए, मूर्धनी स हलंत, ये मूर्धनी स हलंत मतलब आधा स ट ठ कुछ भी आ जाए, तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाता है, उसी के सम में हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग के बाद त था, तो विसर्ग का आधा दंत स में चेंज हो गया, विसर्ग के बाद च था तो विसर्ग का आधा तलाबे स में हो गया, विसर्ग के बाद ट था तो विसर्ग का आधा मूर्धनी स में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक सवाल है रुतबम संधि का। रुतबम संधि कहता है कि यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, अ आ नहीं रहना चाहिए, तो देखिए विसर्ग है जी सर, उससे पहले स्वर है नी, ई एक स्वर है, ई क्या है अ आ है, अ आ नहीं है। उसके बाद तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण य र ल व रहे, तो स्वर का आप चेंज कर देंगे किस में, र हलंत में, तो न में से स्वर निकाल लीजिएगा, जैसे नी है तो नी में से आप स्वर निकाल लीजिएगा, तो क्या बचेगा, न हलंत प्लस छोटी, जी सर, बस हो गया, उसके जगह र लगा देना है, तो ये बन गया आपका निर्बल। अब निर्बल इस टाइप से बनता है निर्बल, क्योंकि विसर्ग का र हलंत में चेंज होता है, लेकिन आपको सिखाए हैं कि र हलंत जो है उसका ऊपर रेफ लग जाता है, तो निर्बल बन जाता है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और लोप में ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं, बस इस रूल को पढ़े रहिएगा, आपका बन जाएगा। अब देखिए समास में आप सभी को दिक्कत हो रहा था, समास का रिवीजन और 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको हम बहुब्रीहि समास का बता देते हैं, जितने भी सेमुसी वाले एक क्वेश्चन आएगा बहुब्रीहि समास का कॉन्सेप्ट बोलिएगा, तो हम पहले भी पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे, उसमें आपको डाउट ही डाउट होगा। डाउट तो ऐसे होगा नहीं क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाएं, लेकिन क्योंकि उसका बहुब्रीहि समास का कॉन्सेप्ट इतना मोटा होता है, तब जाके आपको बहुब्रीहि समास समझ में आएगा। लेकिन उतना न टाइम है न उतना है, याद करना है, बस 11 गो समास ये याद कर लीजिए। एग्जाम से एक रात पहले कीजिए, 1 घंटा पहले कीजिए, बोर्डे के सेंटर पे पर्ची बना के ले जाइए, बाहर में याद करके फेंक दीजिएगा, अंदर लेके नहीं जाइएगा। इसमें से एक आएगा, लिख लीजिएगा, गारंटी है, ठीक है। इसको देख के याद कर लीजिए, 1 नंबर बहुब्रीहि का खत्म। उसके बाद अव्ययी भाव समास में इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, तो आपका खत्म हो जाएगा नंबर। आपको याद रखना है स का सहितम,
अनु का योग्यम या पश्चात, प्रति का वही इति प्रति, उप का समीपम, नीर का अभाव, यथा का अंतिक्रम। बस इसी फॉर्मेट को याद रखिए। जैसे अनुरथम तो आगे अनु लगा हुआ है, अनु तो पीछे योग्यम या पश्चात लगेगा, देखिए ऑप्शन पश्चात वाला सही। यथाशक्ति आगे यथा लगा हुआ है तो पीछे अंतिक्रम में लगा दीजिए। बस यही चीज़ आपको याद रहेगा ना, यही वाला समझ लीजिए आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए यथा आगे लगा हुआ है तो पीछे आपको क्या लगा देना है, अंतिक्रम में लगा देना है। जैसे देखिए आगे स लगा रहे हैं, स या ये वाला स कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आपको सहितम लगा देना है। देखिए आगे स पीछे सहितम, आप इसको छोड़िए, एग्जाम्पल भी याद आपको रहेगा, ये तो भूल जाते हैं। मलेन सहितम समलम, बस मलेन सहितम लिख लीजिएगा बोर्ड में रफ में। सहितम तो आगे स लगा दिए, स है तो पीछे सहितम जोड़िए। प्रतिदिनम तो दिनम दिनम प्रति। अभाव है तो अभाव है तो नीर या निस लगेगा, तो जल का अभाव तो निर्जल होता है कि निस्जल, सर निर्जल, तो निर्जलम सही है। तो इस तरीके से बन जाएगा। उपग्रामम आगे उप तो पीछे समीपम, ले भैया लगा दिए, बन गया। अब देखिए तत्पुरुष समास में बहुत दिक्कत होता है बच्चों लोग को। अगर आपके पास ये बुक है तो ये जो है समास समझने के लिए, ठीक है, क्लास किए होइएगा तो इसमें ये समास जो है कितना बार इसको हम समझाए हैं, ठीक, वो वाला अगर क्लास तत्पुरुष समास का स्पेशल किए होइएगा तो चलेगा। तो अब एग्जाम टाइम है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़िए। तो सर जी क्यों यहाँ पर राइटिंग कर दिए, ये समझाने का होता है, ये ज़रूरी चीज़ है। लास्ट समय में इसको नहीं पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं, मेन क्वेश्चन ये और इस सब में जो क्वेश्चन है वो आएगा, ये समझाने के लिए। अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमको बच्चों आपको पहले देखना होगा कि समास जोड़ना है कि तोड़ना है। जैसे देखिए मानवाय जीवनम तो ये दो शब्द है, यानी समास जोड़ना है। विभक्ति गायब कीजिए, बालकाय मानवाय, एक्स्ट्रा क्या लगा, दंडीय, दंडीय को गायब कर दीजिए, मानव जीवनम सही। ओ माय गॉड। अब देखिए तोड़ना होगा, समास को तोड़ना होगा, तब आप कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं, समास को आपको तोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखिए वन राज पदाए, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ के आप लोग बताएंगे, हम जो जो भारी भारी है वो पहले बताते हैं। जैसे देखिए बच्चों पुत्र द्वय पिता, ठीक है, पुत्र द्वय पिता तो क्या हो जाएगा, दोनों पुत्रों के साथ। हिंदी क्या बनेगा, सबसे पहले आपको बताए थे, हिंदी कीजिए, दोनों पुत्रों के साथ। अब देखिए दोनों पुत्र का पुत्र द्वय हो गया, के लगा हुआ है तो आप षष्ठी विभक्ति लगाते, लेकिन साथ का क्या होगा, सह, ये एक उपपद विभक्ति है तो तृतीया लग के बालकेन तो पुत्र द्वयेन उपेता बन गया। यहाँ पर देखिए बच्चों भयेन प्लस आकुलम है, विभक्ति गायब कर दीजिए तो भय आकुलम जुड़ने जाएगा, तो दो स्वर वर्ण आपस में अ का जुड़ता है ये विद्या जोरालय वाला में तो संधि हो जाता है, तो इसका भयाकुलम हो जाता है। तो आप भयाकुलम यहाँ पर ये नहीं, भयाकुलम इसको करेक्ट करेंगे। अब देखिए जैसे ये देखिए राजपुत्र, आप कहते थे सर राजपुत्र कैसे टूटेगा, देखिए राजपुत्र का हिंदी कीजिए, क्या बन गया सर, राजा का पुत्र बन गया। राजा का पुत्र बन गया कि नहीं, जी सर राजा का पुत्र बन गया। अब देखिए राजा का है, अब इसका कौन सा कारक लगेगा, संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। राजा का षष्ठी, राजा शब्द रूप बालक पे नहीं चलता, राजा अलग शब्द रूप है तो षष्ठी विभक्ति होता है राज्ञ, और यहाँ पर हो गया पुत्र, बाद वाला में तो कुछ करते नहीं है तो राज्ञ पुत्र जो है ये यहाँ का विसर्ग है तो वो लगेगा, बन गया। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद को जोड़ के लिखते हैं। जैसे देखिए लब कुश है ना, तो लब का विभक्ति हटाइए, कुश का भी हटा दीजिए, और लब कुश में कौन सा विभक्ति लगा है सर, प्रथमा विभक्ति, तो कुश का प्रथमा विभक्ति का दो ठो है तो द्विवचन कर दीजिए, तो कुश बालक पे चलेगा तो द्विवचन क्या होगा, बालको तो कुशो। इसमें अगर प्रथमा रहेगा तो प्रथमे कीजिएगा, अगर इसमें द्वितीया है तो इसमें द्वितीया करना होगा, उतना टफ तो पूछेगा नहीं। बस हो गया, समास आपका रिवीजन हो गया, एक बार बनाइएगा। तो देखिए आप लोग बोल रहे थे कि सर इसका इस तरीके से रिवीजन करा दीजिए, तो हम करा दिए। अब जो है फिर आपसे बुक के रिवीजन में मिलते हैं, ठीक, और जो है आपसे बुक के रिवीजन में हम आपसे मिलेंगे, और फिर जो है एग्ज़ाम में देने जाइएगा तो उससे पहले भी एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें जो जो डाउट होगा बताइएगा तो एक बार और बना देंगे। इससे क्या होगा कि आपका मात्र आधा घंटा में सब कुछ हो जाएगा। देखिए जैसे 11 मिनट में संधि समास सब एक बार ओवरव्यू हो गया।